बेटा अभी जो टॉपिक हमारा चालू था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे थे, जहां तक अगर आपको याद होगा। तो इसी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो आगे की रिमेनिंग पॉइंट्स है, विल सी दैट वन, दैट इज आई थिंक ए बी सी हो गया था, ऑप्शन डी पे देखेंगे हम लोग। दैट वन इज एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है बेटा। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, इसका भी एप्लीकेशन देखेंगे, बड़ा अच्छा है बेटा। इसमें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में आप नेचर ऑफ हाइड्रेट बता सकते हो, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड बता सकते हो। तो इस टॉपिक में एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ में अगर आपको नेचर ऑफ हाइड्रेट बताना है, बेटा हाइड्रेट का मतलब होता है किसी भी मेटल का हाइड्रोजन से जोड़ना, तो वो हाइड्रेट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बेटा Na का प्लस और हाइड्रोजन का माइनस अगर ये जुड़ जाता है तो आपको NaH देता है, और इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्राइड। क्या हो गया बेटा? सोडियम हाइड्राइड। वैसे LiH लिथियम हाइड्राइड, BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड। तो आपको यहाँ नेचर ऑफ हाइड्रेट बताने हैं। तो नेचर ऑफ हाइड्रेट कैसे बताओगे? देखिए, आई मीन्स क्या वो हाइड्राइड जो भी है, क्या उसकी एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है? अगर वो एसिडिक होगा तो क्या वो मोर एसिडिक है या लेस एसिडिक है? तो यहाँ पर डिस्कशन ऐसे चलेगा बेटा, नेचर ऑफ द हाइड्राइड्स। मैं नेचर ऑफ हाइड्रेट में कुछ लिखना चाहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट रूल बोलो, या इंपॉर्टेंट ये जो व्यूज, मतलब इंपॉर्टेंट रूल ही होते हैं। कैसे बेटा? जिस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, हो सकता है ना, ये मॉलिक्यूल है और दो एटम के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग है, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब वो दो एटम के बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि आप उसको तोड़ ही नहीं पाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक इट। और तोड़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे? स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। एक रूल है भाई, मतलब जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी हो उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो भाई एक काम करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड्स के स्टेबिलिटी की बात करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, राइट? तो अभी देखिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं। बेटा ये मेरे पास में HF है, फिर HCl है, फिर HBr है, और फिर HI है। ये क्या है बेटा? हाइड्राइड्स ऑफ द हैलोजेंस है। देखो, F नेगेटिव H प्लस, मतलब हाइड्राइड तो नहीं बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज ए हाइड्रोहैलाइड्स, HF HCl HBr HI। और मैं आपसे पूछूंगा इसमें स्टेबिलिटी की बात कीजिए, तो आप जानते हो बेटा, फ्लोरीन की साइज छोटी, हाइड्रोजन की भी साइज छोटी, तो ड्यू टू स्मॉलर साइज स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ। हाइड्रोजन की साइज छोटी, क्लोरीन की साइज थोड़ी बड़ी, तो थोड़ा बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। वैसे HBr HI पे आते आते ये हाइड्रोजन होगा, और ये आपके आयोडीन की साइज होगी, तो बॉन्ड लेंथ देखो इनके कंपेयर में ये बढ़ गया। बेटा बॉन्ड का लेंथ बढ़ना मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होती है, मतलब ये वाली जो बॉन्ड की एनर्जी इतनी कम है कि इसको आसानी से तोड़ दोगे और ये अपना H प्लस दे देगा। बेटा ये एक रूल है, एक डेफिनेशन है, जिसकी टेंडेंसी H प्लस देने की है वो एसिडिक नेचर है, और जिसकी टेंडेंसी H प्लस ज्यादा देने की है वो ज्यादा एसिडिक है। तो भाई इन तीनों में ये H प्लस आसानी से देगा, पहले ये एसिडिक नेचर है। अगर मैं इन चारों में पूछूं कि भाई बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे सर? स्मॉलर द साइज स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी। लार्जर द साइज ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ लेस द बॉन्ड एनर्जी। मतलब आपको ये भी मिल गया है कि सर बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मिल गया बेटा? क्योंकि जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ, मतलब जितनी लंबी बॉन्ड लेंथ उसकी कम बॉन्ड एनर्जी, जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। भाई बॉन्ड लेंथ तो इसकी ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो गई,
बॉन्ड लेंथ इसकी कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गई, इट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। मतलब आप बताइए बेटा, एच एफ अपना H प्लस आसानी से देगा या एच आई अपना H प्लस आसानी से देगा? सर जिसकी बॉन्ड लेंथ लंबी, बॉन्ड एनर्जी कम, इजीली वी कैन ब्रेक द बॉन्ड, कैन गिव द H प्लस आयन। I repeat once again, smaller the bond length, greater the bond energy, it is not possible to break the bond easily. Larger the bond length, less the bond energy, easy to break the bond, provide the H plus ion. That means among all these one, we can say that beta HI can give H plus ion easily. बेटा जो H plus आसानी से देगा उसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगी than that of this one, than that of this one, than that of this one. तो देखिए बेटा, मैंने हाइड्रोहाइलाइड्स में आपको बॉन्ड एनर्जी और एसिडिक नेचर से रिलेशन जोड़ दिया है। मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब ये H प्लस आयन देने की टेंडेंसी कम रखता है, इसलिए इसकी एसिडिक नेचर कम है। इसकी बेटा बॉन्ड लेंथ बहुत लंबी है, ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, लेस द बॉन्ड एनर्जी, easily can break the bond, can give the H plus ion, more the acidic in nature. आया? अब ऐसी वाला फिफ्थे में जमा के देखो बेटा। फिफ्थे में मैं आपको पूछूंगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ है ना फिफ्थे वाले। अब इनकी स्टेबिलिटी और एसिडिक कैरेक्टर बना के देखो। तो देखो भाई, ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड, फास्फोरस का हाइड्राइड, आर्सेनिक का भी हाइड्राइड, एंटीमोनी का हाइड्राइड और बिस्मथ का हाइड्राइड। अब मैं आपसे पूछूं, ये चारों में, ये पांचों में बेटा, ये पांचों में अमॉन्ग दिस ऑल द फाइव, आई विल आस्क यू बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है? देखो बेटा, स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम, जानते हो ना, पहले वाले एटम की साइज बहुत छोटी है और आखिरी वाले एटम की साइज बहुत बड़ी है। बेटा स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम, ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी, और ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो ये ऑर्डर होगी बेटा आपकी थर्मल स्टेबिलिटी बोल सकते हो, और ये ऑर्डर होगी आपकी बॉन्ड एनर्जी की भी ऑर्डर होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी हो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। फिर सर आपने ये थर्मल क्यों लिखा? थर्मल मतलब हीट देने के बाद, मतलब आप वो जो बॉन्ड कैसे तोड़ रहे हो, हीट दे के तोड़ रहे हो ना। व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द हीट, द टर्म हीट कॉल्ड एज ए थर्मल। तो ये थर्मली ज्यादा स्टेबल है और बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा है। कुछ एक्सेप्शंस भी आने वाले हैं, विल सी आफ्टरवर्ड। मतलब अगर ये इजीली बॉन्ड नहीं टूटेगा तो इसकी एसिडिक नेचर तो कम हो गई, और ये थर्मली लेस स्टेबल है, इजीली H प्लस देगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा है। आ गया बेटा ये समझ में? हमने क्या सीखा? नेचर ऑफ हाइड्रेट सीखा है बेटा। हमने क्या सीखा है देख लो। सर नेचर ऑफ हाइड्रेट सीख लिए, कोई डाउट है? वेरी गुड, बना लो बेटा इसको। ये एप्लीकेशन है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये एप्लीकेशन है। तो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ जानने के लिए मैंने नेचर ऑफ हाइड्रेट का एसिडिक स्ट्रेंथ जाना, क्योंकि सारे नॉन मेटल्स तो एसिड ही बनाएंगे। बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड भी देखेंगे, इसी का पार्ट 2 है, सेकंड वाला ले लो भाई। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करो, आप जानते हो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। लिख दूं मैं? लिख देता हूं बेटा। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना सर, नॉन मेटल के ऑक्साइड आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। हाँ बेटा, मेटल के ऑक्साइड बेसिक हो गए, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हो गए। अब आप मुझे बताना, ये सब देख के सर अगर आप अलोंग दी ग्रुप चलते हो तो आप जानते हो बेटा, अलोंग दी ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, अच्छी बात है।
हाँ बेटा, ऊपर से नीचे आओगे ना मेटालिक नेचर बढ़ेगी। क्यों मालूम? साइज बढ़ेगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। आई रिपीट, as we are coming down the group, atomic size increases, tendency to lose electron increases। और सुधीर सर ने तो मेटल का डेफिनेशन ऐसे ही बताया था, जिसके सर पे पॉजिटिव वो मेटल और जिसके सर पे नेगेटिव वो नॉन मेटल। तो बोलो बेटा, लिथियम के सर पे पॉजिटिव लाना आसानी से लाओगे या सीजियम के सर पे आसानी से आप पॉजिटिव लाओगे? आई मीन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सीजियम के सर पे पॉजिटिव आसानी से आएगा, बिकॉज लार्जर साइज कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो बेटा जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आसानी से लाओगे, उसकी मेटालिक नेचर भी सबसे ज्यादा होगी। तो यही तो सुधीर सर बता रहे हैं, अलोंग द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। बेटा अगर मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रही है तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? वेरी गुड, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। अब आप सोचो भाई, मेटालिक नेचर बढ़ गया तो बेसिक नेचर बढ़ गया ग्रुप में, तो बेटा अलोंग दी ग्रुप आपका नॉन मेटालिक नेचर क्या चुप बैठेगा? नहीं सर भाई, मेटालिक बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीजेस। मतलब एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। बेटा समझ में आ रहा ना? See, as we are coming down the group, atomic size increases, metallic nature increases, basic nature increases, non-metallic nature decreases, acidic nature decreases। उल्टा चलो सर, उल्टा चलो सर, along the period चलो। बेटा अगर आप along the period चलते हो तो क्या होगा? अरे सर along the period metallic nature तो डिक्रीज होगा। बेटा अगर मेटालिक नेचर डिक्रीज होगा तो बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। बेटा अगर बेसिक नेचर डिक्रीज होगा तो आपका नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा। सही बात है ना? बेटा नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा। बेटा अगर नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा मतलब इसका एसिडिक नेचर भी इंक्रीज ही होगा। इज इट क्लियर सर? बेटा अलोंग द पीरियड आपका मेटालिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा बेटा पीरियड में। याद रखना, पीरियड में और ग्रुप में, बस ये याद रखो। तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा। सर करके देखेंगे? जरूर भाई, आपके लिए क्यों नहीं करेंगे। सर आप बताइए बेटा, मैं ये जो चल रहा हूं, क्या मैं ये लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये मैं चल रहा हूँ, क्या मैं अलोंग द पीरियड चल रहा हूँ या अलोंग द ग्रुप चल रहा हूँ? आप बोलना सर आप तो ये अलोंग द पीरियड चल रहे हो। बेटा अगर मैं ये अलोंग द पीरियड चल रहा हूँ, आपके हिसाब से अलोंग द पीरियड क्या बढ़ता है? एसिडिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर कम होता है। आपको बता दूं मैं, ये जो है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके नीचे देखो बेटा, ये आपका सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। बेटा यहाँ पर ये दो चीज याद रखो, ये दो को पकड़ के रखो। एग्जैक्टली दो नहीं है, आगे बताया जाएगा। तो बेटा ये जो होते हैं एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये वाले इसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं बेटा। बेटा इसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मतलब क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एसिडिक भी है, बेसिक भी है। लेकिन इसके यहां से इधर चलो तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, इसके यहां से ऐसा चलो तो आपका बेसिक नेचर बढ़ेगा। पर पूरा का पूरा चले एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, पूरा का पूरा चले बेसिक नेचर इंक्रीजेस। आपको एक बात बता दूं मैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये ट्रिक कोई बताएगा नहीं पर मैं आपको दे रहा हूं, सुन लो बेटा। व्हेन इन द पीरियोडिक टेबल जब भी किसी एलिमेंट का डिस्टेंस
ऑक्सीजन से बढ़ते जाएगा, ऑक्सीजन से, देखो ये ऑक्सीजन है और ये एलिमेंट है, देखो यहां से यहां, यहां से फिर कार्बन, यहां से फिर बोरान, यहां से बेरिलियम, यहां से लिथियम। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन से इस एलिमेंट की दूरी बढ़ते जाएंगी बेटा, उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। एक रूल है, बता दूं मैं, सुनो। इन पीरियोडिक टेबल, कैसे लिखूं, यहां लिख दूं मैं बेटा, इन पीरियोडिक टेबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन element and oxygen increases, its basic character increases. Its basic character increases. बेटा जैसे कि मैं बोलूंगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, सही बात है, बनता ना बेटा यही। मैं बोलूंगा ऑक्सीजन से लिथियम, फिर आपको डाउट आ रहा सर आपने NO2 क्यों लिखा, Li2O क्यों लिखा, वैलेंसी बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, इसकी वैलेंसी +1, क्रिस क्रॉस करा लो, Li2O ला लो। NO2 को बेटा, NO2 को भी वैसे ही लिखते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से, क्योंकि नाइट्रोजन के बहुत से ऑक्साइड बनते हैं। NO बनेगा, NO2 बनेगा, N2O बनेगा, N2O3 बनेगा, N2O4 बनेगा, N2O5 बनेगा। तो मैं एक ऑक्साइड कोई तो पकड़ लिया। अब आपसे पूछा जाएगा बेटा ऑक्सीजन से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से लिथियम किसकी दूरी ज्यादा है, बोलो। तो सर ऑक्सीजन से लिथियम दूर है। तो बेटा क्या लिखा मैंने, ये रूल है, सुधीर सर का रूल कैसा है, बता रहे हैं कि जब भी एलिमेंट और ऑक्सीजन की दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बोलो बेटा इन दोनों में ज्यादा बेसिक नेचर कौन है? वेरी गुड सर, लिथियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन एनोड। नहीं समझे? वेरी गुड। अब उल्टा चलो, अब मैं आपको देखो मिला के दे रहा हूँ, सब कुछ मिला के दे रहा हूँ बेटा। ये है आपका NO2, ये आपका ZNO, और ये आपका पोटेशियम का ऑक्साइड पकड़ लो भाई, K2O, पकड़े? वेरी गुड सर। अब मैं आपसे पूछूंगा NO2, ZNO और K2O में किसकी बेसिक नेचर ज्यादा है, किसकी बेसिक नेचर ज्यादा है? बेटा आप क्या करना, पीरियोडिक टेबल आपके आंख के सामने रख लो, रख लिए सर। सर ये मेरा ऑक्सीजन यहाँ कहीं तो है बेटा, और ऑक्सीजन यहाँ है, कहाँ है, P ब्लॉक में है। आप नीचे D ब्लॉक में आओगे तो जिंक दिखता, राइट सर। और फिर आप यहाँ ऑक्सीजन है और उसी P ब्लॉक में नाइट्रोजन भी है। पीरियोडिक टेबल है आपके पास? नहीं है, निकाल लो, देखो बेटा। P ब्लॉक में आपका ऑक्सीजन भी है, उसके बगल में नाइट्रोजन भी है। तो P ब्लॉक का जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की दूरी ज्यादा है कि कम है? कम है। बेटा उस एलिमेंट की अगर ऑक्सीजन से दूरी कम है, उसकी बेसिक नेचर कम है, एसिडिक नेचर ज्यादा है। तो भाई ऑब्वियसली इसकी बेसिक नेचर तो कम ही हो गई। लेकिन ये जिंक और पोटेशियम में, जिंक और पोटेशियम में विच एलिमेंट इज फार अवे फ्रॉम ऑक्सीजन? सर ऑक्सीजन यहाँ, पोटेशियम यहाँ कहीं कोने में दूर है, मतलब इसकी बेसिक नेचर ज्यादा और इसकी बेसिक नेचर कम। अगर ये बेसिक नेचर है ना भाई, उल्टा लगा लो, गलत नहीं होता। ZNO ऐसा ऐसा करके ब्रैकेट में लिख देना एसिडिक नेचर। मतलब मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक दिया, ये ट्रिक पकड़ो, काम आ जाएगा। ऑक्सीजन से किसी भी एलिमेंट की दूरी जब जब बढ़ती है, बेसिक नेचर बढ़ती है। भाई बेसिक नेचर बढ़ गया तो उल्टा एसिडिक नेचर लिखने को कोई रोका आपको? जो ज्यादा बेसिक कम एसिडिक, जो कम बेसिक मोर एसिडिक, खत्म। आ रहा से समझ में? देख लो बेटा, देख लो देख लो देख लो।
बट अभी जो नेचर ऑफ ऑक्साइड में आपने देखा एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, राइट? आपने क्या देखा बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में? एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर। मतलब मेटालिक नेचर जितना ज्यादा होगा तो उसका बेसिक मेटालिक ऑक्साइड की बेसिक नेचर ज्यादा होगी। बेटा अगर आपके नॉन मेटालिक नेचर जितनी ज्यादा होगी तो नॉन मेटालिक नेचर से नॉन मेटालिक के नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। तो ये अभी आपने सीख लिया है। क्या सीखा है बेटा? अलोंग द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, मतलब बेसिक नेचर इंक्रीजेस। तो एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, उल्टा अलोंग द पीरियड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। यही सीखा ना। लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं बेटा, वो एसिडिक भी जैसे बिहेव करते हैं और बेसिक के जैसे बिहेव करते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा एम्फोटेरिक का मतलब which act as acidic as well as basic, which act as acidic oxide as well as basic oxide, right beta? Which act as acidic oxide as well as basic oxide. ये नीट एग्जाम में पूछता है, आईआईटी मेंस में पूछता है, एवरी एग्जाम में ये है। और वो बोलता है इसमें से कितने एम्फोटेरिक है। भाई एक बात याद रखो, आज का क्लास, आज का टॉपिक और ये वाला आप याद कर लेना, पूरे 2 साल याद रखो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलते ही रहेगा। कौन सा? सर बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। हाँ बेटा इसकी नेचर एसिड से भी रिएक्ट करवाता है, बेस से भी करवाता है। अपने एल्यूमिनियम अंकल की ऑक्साइड जो है सर वो भी तो एम्फोटेरिक ही है बेटा। जेडन है ना अपना जिंक वाले, उनकी भी एम्फोटेरिक है। टिन, उसकी भी ऑक्साइड आपकी, टिन मतलब एसन बेटा, स्टेनस होता है, ये भी एम्फोटेरिक में आ गया। अपने टिन का दूसरा और एक रिश्तेदार है ये, और ये दोनों रिलेटिव्स हैं, दिख रहा है ना, SnO SnO2, उसकी वेरिएबल वैलेंसी है भाई, वो भी एम्फोटेरिक में आता है। उसका और एक एंटीमोनी जो होता है Sb2O3, ये टिन है बेटा, एंटीमोनी है, राइट? ये भी एम्फोटेरिक है। अपने लेड ऑक्साइड होते हैं ना, ये दोनों भी, ये वाला भी PbO, दैट इज अ लेड ऑक्साइड, और PbO2, ये भी उसके दोनों रिश्तेदार एम्फोटेरिक ही है। देखो बेटा है कितने एम्फोटेरिक पूरी केमिस्ट्री में? 3 3 6 2 8। आपको कभी भी किसी ने पूछा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कितने, तो बोलना 8 है। विच 8? बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिन के 2 ऑक्साइड SnO SnO2, लेड के 2 ऑक्साइड PbO2, और अपने एंटीमोनी साहब की ऑक्साइड Sb2O3, दे ऑल आर एम्फोटेरिक। उसी तरह से पूछता है कि पूरे इसमें आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड कितने, तो बोलना 4। कौन से? अब बोलेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड। बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है? ऐसे ऑक्साइड नेवर एक्ट एज एसिडिक, नेवर एक्ट एज ए बेस, नेवर एक्ट एज एसिडिक और बेसिक, सच ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। भाई कार्बन का मोनोऑक्साइड आपका न्यूट्रल है, लेकिन कार्बन का डाइऑक्साइड आपका एसिडिक है। ये भी तो ऑक्साइड ही है ना भाई। देखो ये भी तो ऑक्साइड है हाइड्रोजन का, ये भी तो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, ये भी तो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का। यस दे ऑल आर व्हाट? न्यूट्रल ऑक्साइड। इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, और इसको हम खेल खेल में नाम बोलते हैं इसका क्या? लाफिंग गैस। इसका नाम क्या है भाई? लाफिंग गैस, न्यूट्रल ऑक्साइड है। मतलब उसको ऐसे कर लिए ना तो ऐसे हिचके आती है, ऐसा लगता है कि हंस रहा है, हंसता नहीं है, हिचके आती है, लाफिंग गैस है, राइट? मतलब इसमें से एक चीज समझ में आ रही है बेटा आपको क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये है कंसेप्ट। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, उसकी नॉन मेटालिक नेचर उतनी ज्यादा। बेटा जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, नॉन मेटालिक नेचर उतनी ज्यादा। मतलब जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड उतनी ज्यादा। सर तो यही बताते आए अब तक। दिख रहा? दिख रहा बेटा? वही तो बताते आए मैं।
greater the electronegativity, greater the acidic strength of the oxide and oxy acid. अब वो ऑक्सी एसिड्स क्या है हम पढ़ लेंगे बेटा, HOCl, HOBr, HOI सब है ऑक्सी एसिड है ना। फिलहाल इतना पकड़ो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, वही तो है ना भाई। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा नॉन मेटालिक नेचर, greater the electronegativity greater the acidic strength, greater the acidic nature, greater the electronegativity greater the non-metallic nature, greater the electronegativity greater the acidic strength of the oxide and the oxy acid. इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा बेटा ये मैं बोरॉन की ऑक्साइड लिख रहा हूं, मैं कार्बन की ऑक्साइड लिख रहा हूं, और मैं नाइट्रोजन की ऑक्साइड लिख रहा हूं, और मैंने आपसे पूछ लिया मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम की ज्यादा है। सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है और बोरॉन से भी ज्यादा है। बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी भाई उसका एसिडिक नेचर भी तो ज्यादा हो गया। N2O5 is a more acidic in nature than CO2 than B2O3। आ गया समझ में? ये ऑर्डर है बेटा, लिख लीजिए, ठीक है स्क्रीनशॉट। चलो बेटा ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ वाला केस था, ठीक है ना। मतलब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा हो, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा हो उसका नॉन मेटालिक नेचर ज्यादा होगा और उससे बनने वाला ऑक्साइड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और दूसरा वाला जो लेस एसिडिक होगा वो मोर बेसिक पकड़ लो। तो साथ साथ में एसिडिक बेसिक के साथ में हमने न्यूट्रल को भी सीख लिया है और हमने बेटा एम्फोटेरिक के बारे में भी जान लिया है। ऑटो पॉइंट कुछ भी नहीं छोड़े हमने, न्यूट्रल भी देख लिया है और एसिडिक भी जान लिया है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कैसे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी एसिडिक नेचर बढ़ेगा। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। आप बच्चों को डाउट होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं। हाँ बेटा यही तो कंसेप्ट है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है जैसे कि देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड है और मेरे पास ये नाइट्रोजन का ये हो गया, फिर ये कार्बन का कंपाउंड हो गया, हाँ बेटा, और ये बोरॉन का कंपाउंड हो गया। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, इसकी कितनी और इसकी कितनी, तो क्या करना बेटा H3BO3 में 3 into 2 6 minus 6 plus 3 minus 3 become plus 3, 3 into 2 H3BO3 H2CO3 बेटा, H3BO3 H2CO3, ये 6 minus 6 plus 2 minus 4 ये आ गया plus 4। यहाँ पर 3 into 2 6 minus 6 plus 1 minus 5 become plus 5। बोलो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर किसकी ज्यादा है यहाँ पर? वेरी गुड, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी एसिडिक नेचर भी ज्यादा। अब आप बोलोगे सर ये ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला कैसा है? तो बेटा ये ऑक्सीडेशन नंबर का एक रूल होता है, राइट, ये हम आपको पढ़ा देंगे, बट एट प्रेजेंट ऐसा समझो ये बोरॉन की ऑक्सीडेशन नंबर +3, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +4, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5। ये ऑक्सीडेशन आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, बट एट प्रेजेंट ऐसे ही लेके चलो। मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज्यादा हो उसकी एसिडिक नेचर भी उतनी ज्यादा होगी। तो आप बच्चे बोलेंगे सर वी डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर, डोंट वरी बेटा ये आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी एसिडिक नेचर भी उतनी ज्यादा होगी। कोई डाउट इसमें? पहला वाला, इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड की एसिडिक नेचर बता सकते हो, राइट। दूसरा हम आपको ये भी बता देंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से, अभी ऑक्सीडेशन नंबर का रूल लगा दिया ना मैंने, गॉट द पॉइंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, राइट। ये भी देखो बेटा
नाइट्रोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव compared to carbon, and boron is the less electronegative. मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा, उसकी नॉन मेटालिक नेचर उतनी ज्यादा, मतलब उसकी एसिडिक नेचर भी उतनी ज्यादा। मतलब इस एग्जांपल में दोनों रूल भी आ गए ना बेटा, नहीं आए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नाइट्रोजन की, मतलब नॉन मेटालिक नेचर ज्यादा, मतलब इससे बनने वाला कंपाउंड मोर एसिडिक होगा देन द इससे बनने वाला कंपाउंड। कोई डाउट बेटा? ले लो, यहां तक स्क्रीनशॉट खत्म कर दो इसे, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर।